क्या भारत एक नए क्रेडिट बूम की तरफ बढ़ रहा है या एक साइलेंट डेट क्राइसिस की तरफ? या यूँ कहें कि क्या ईएमआई ने सैलरी को हरा दिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इनकम बढ़ रही है, तो सेविंग्स क्यों घट रही हैं? और अगर लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा उधार क्यों ले रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ अमर जैदी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल डेंजर की, जिसकी आवाज़ आपको टीवी स्टूडियो में कम सुनाई देती है क्योंकि इस तरह की चर्चाएँ बड़ी कम होती है, लेकिन हर घर में जो उसकी ईएमआई है, वो बचती हुई ज़रूर नज़र आती है। दोस्तों, इंडिया जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ में से एक है। डिजिटल पेमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड बना रहे हैं, कंज़म्पशन बढ़ रहा है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन इसी के बीच के में और इसके साथ में एक ऐसा जो ट्रेंड है वो सामने आ रहा है, रिटेल लोन्स का, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और साथ ही जो क्रेडिट कार्ड हैं, बाय नाउ पे लेटर, हर तरफ जो बोरो करो और अभी खरीदो, बाद में चुकाओ और यहीं से जो शुरू होता है वो होता है डेट ट्रैप, जो कि मतलब वैसे तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली उधार कर्ज को बुरा माना जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं वो इस बात का सिग्नल दे रही हैं कि भारत में क्रेडिट की जो डिमांड है वो धीरे-धीरे एसेट ओनर से हटकर कंज्यूमर ड्यूरेबल और जो डे टू डे कंजम्पशन है उसकी तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी कि लोग घर खरीदने के लिए ही नहीं बल्कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, ट्रैवल और जो लाइफस्टाइल के लिए भी लोन ले रहे हैं। और एक कंसर्न जो है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हैं इस बात की वार्निंग दे रहे हैं कि जो ये वार्नि वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की वार्निंग है कि कल जो कई सारे जो बोरोवर्स हैं, पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन ले रहे हैं। यानी कि डेट से डेट को रीपे करना और हिस्ट्री जो है वो इस बात को बताती है और यही पैटर्न जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का पहला सिग्नल होता है। सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये कि रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि पिछले कुछ सालों में जो इनकम है वो बढ़ाने के बजाय जो हाउसहोल्ड सेविंग है, उसका रेशियो जो है वो प्रेशर में आया है। यानी कि इनकम बढ़ रही है लेकिन जो फाइनेंशियल कुशन है वो जो कमज़ोर हो रहा है। और इसी बीच में एनबीएफसीज़ और रिटेल लेंडिंग जो भी इसके जो शेयर हैं, वो भी लगातार जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो सवाल उठते हैं कि क्या भारत जो है वो कंज़म्पशन इकोनॉमी बन रहा है या फिर ईएमआई इकोनॉमी? इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करेंगे और इस पर सवाल पूछेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या भारत का जो क्रेडिट बूम है, वो सस्टेनेबल है? जो सारे सवाल और जो चीज़ें मैं समझने की कोशिश कर रही थी अभी अभी ओपनिंग में, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि हाउ सस्टेनेबल इज़ इंडियाज़ क्रेडिट बूम? देखिए अंबर जी, अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्लियर कट ट्रेंड दिखाया गया है कि भारत के अंदर लोन जो है वो धड़ाले से एक तरह से लिए जा रहे हैं और भारत की इकोनॉमी जो है 7.7% से ग्रोथ हो रही है। पर जो हाउस होल्ड डेट जो है जीडीपी का वो 45.5% पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है, ये मेरा मानना है। अभी ये देखिए कि एक और एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया जाता है कि भारत के अंदर जो रिटेल क्रेडिट लोन है वो 170 लाख करोड़ पहुंच चुका है। और आप टोटल जो क्रेडिट जो बोरोवर्स की है 51% है वो रिटेल क्रेडिट के ऊपर है। व्हीकल लोन्स जो है वो बहुत सेकेंड आते हैं 18% पे। अंबर जी, एक और एक चीज जो समझ में आ रही है, अनसिक्योर्ड लोन्स, जो बिजनेस जो अनसिक्योर्ड लोन्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स, वो जो है 21% बढ़ चुका है मार्च 2026 में। ये मार्च 2017 में 4% था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि न्यू बोरोवर्स को एक तरह से जो क्रेडिट है वो उनको अब मिल नहीं रहा है। पहले जो ग्रोथ रेट थी 32%, वो अब पहुंच गई है 17%। अंबर जी, आज आप कहीं भी अभी सोशल मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया खोलिए, आपको एक तरह से लुभावने डेस्टिनेशंस नज़र आते हैं। लोग जो है ट्रैवल के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। लोग एक तरह से आप देखिए कि अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। लोगों को, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी जो इनकम है 4-5 लाख रुपए रहेगी पर उनकी सेविंग एक तरह से ज़ीरो रहने वाली है। सब जो है कंजम्पशन बूम के ऊपर जा रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि जो इसके अंदर आप ये देखिए कि मल्टीपल लोन्स लिए जा रहे हैं। ओल्ड लोन जो है वो नया लोन लिया जा रहा है ओल्ड लोन को चुकाने के लिए। ये जो मल्टीपल लोन है और क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी है और जो फिनटेक का रेवोल्यूशन जो देश के अंदर आया है, उसके बाद लोन की भरमारी हो चुकी है। लोगों के पास क्रेडिट एक्सेस जो है जी, बहुत सीधा हो चुका है। मतलब आप सोचिए सिर्फ बटन दबाने से आपको लोन मिल सकता है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इतना क्लियर कट कर दिया है कि लोग बिना सोचे समझे लोन के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। बाई जी, नाउ पे लेटर ईएमआई के अंदर देखिए। अभी लास्ट ईयर आईफोन 17 जब भारत के अंदर लॉन्च हुआ था, एक एक फ़ोन शायद 1,50,000 से 1,60,000 था। कितने लोगों ने उसमें बताया जाता है 85% जो है ईएमआई पे गया है। अंबर जी, जी, जो हमारी जो पुरानी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो साल का 67,000 करोड़ कमाती है। जबकि एप्पल इंडिया अपने पूरे साल में 1,42,000 करोड़ कमाती है। आप सोचिए कितना बड़ा कंजम्पशन जो है वो आईफोन्स की तरफ जा रहा है, वो ट्रेवल्स के ऊपर जा रहा है। लोग महंगी कारें ले रहे हैं, महंगी अपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रिफर्ड जिम्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरह से जो हाई एंड स्कूल्स है उधर जाके अपने बच्चों को भर्ती कराते हैं ताकि उस नेटवर्क को यूज़ कर सके। लोगों को लगता है कि हम अगर उस जगह ज्वाइन करते हैं, हमको उनके साथ नेटवर्क एक्सेस मिलेगा और नेटवर्क एक्सेस से हमारा कोई भला हो सकता है। पर ये जो एक नेटवर्किंग का जो नया बूम आया है और एक तरह से काम निकालने का एक सिस्टम आया है, इसमें अल्टीमेटली देखिए कि सब लोग उसी को चेस करते जा रहे हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोगों की वैलिडेशन के चक्कर में अपने फिनेंसेस भूल चुके हैं। इसी के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट आई है कि आप ये खुद ही देख लीजिए जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो डबल डिजिट इनकम ग्रोथ होने के बावजूद भी आप देखिए कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो बहुत कम हो चुकी है। कोई ज़माने में 30% कुछ रहती थी, अब ये घट के 18% हो चुकी है। जो डेटा हर जगह से आ रहा है वहाँ पर क्रेडिट बूम साइकिल, जो पर्सनल क्रेडिट बूम साइकिल है, उसके ऊपर लोग एक तरह से खर्चा कर रहे हैं। आप देखिए एयरपोर्ट चले जाइए, एयरपोर्ट तो आजकल रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है। आप कोई फॉरेन डेस्टिनेशन चले जाइए, थाईलैंड या अजरबैजान या टर्की या किधर, वहाँ पर इंडियंस भरे पड़े हैं। आप देख लीजिए कहीं पे अगर कोई पुराना कोई कॉन्सर्ट होता है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट, वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। आईपीएल का जो टूर्नामेंट चालू होता है वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। सब जगह एक तरह से लगता है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रेंजी है। ये फ्रेंजी तो ठीक है, ये पागलपन तो ठीक है, पर अल्टीमेटली आपकी पॉकेट को अफेक्ट करता है, ये लोग नहीं देख रहे। और ये जो ट्रेंड हुआ ना चेंज, बिल्कुल, ये कोविड बिल्कुल। के बाद हुआ है। लोगों को लगा लाइफ इज गोइंग टू हैपन, जो है लाइफ एक टाइम ही जीने का है, इसके अंदर भरपूर जियो। पर जो नहीं कॉन्सिक्वेंसेस है। उमेश जी, उसके पहले से ही ये ट्रेंड है, बहुत सालों से मैं इसको मैं देखती आ रही हूँ। इनफैक्ट मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ तो बहुत सालों से, इनफैक्ट मैंने जब से होश संभाला है, मैं इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन अब सवाल इसमें ये है कि बैंक्स और एनबीएफसीज़ जो हैं, वो भी अग्रेसिव लेंडिंग करने लगी हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ईज़ी अवेलेबिलिटी हो गई है। अब ईज़ बहुत ज़्यादा आ गया है कि कोई भी, कैसे भी इतना ईज़ी लोन अवेलेबल है। पर्सनल लोन जो कल्चर है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है, वो कहीं न कहीं सबके चलते कमज़ोर हो रहा है। आपको क्या लगता है ये बाय नाउ पे लेटर वाला, और जो पूरा एक जनरेशन जो है वो फ्यूचर जो सेविंग है वो सैक्रिफाइस हो रही है। सारा जो एक हमारा डिसिप्लिन था फाइनेंशियल, वो आपको लग रहा है कि वो बिगड़ता जा रहा है? देखिए अंबर जी, आज की डेट में जो लोग हैं वो आज का सोचने के लिए ऊपर चल रहे हैं। वो अपनी फ्यूचर इनकम के बेट को लेकर वो खर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग तो सेविंग ही नहीं करते, वो अपना ईएमआई जो है, उनकी जो ईएमआई है वो भरते भरते उनका महीना निकल जाता है। अंबर जी, हालत यहाँ तक हो गई है कि जो गोल्ड लोन है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा जंप आने का बात हो रहा है। ये देखिए जो ये डेटा आ रहा है, जो भारत के अंदर जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है वो अभी 18 लाख करोड़ का है। ये 2028 तक ये 30 लाख करोड़ हो जाएगा। अमर जी, ये देखिए नया जो गोल्ड लोन जो जा रहा है, गोल्ड लोन नाउ अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ ऑल लोन्स इन इंडिया।
मतलब गांव के लोग भी गोल्ड लोन ले रहे हैं, और जिससे आप देखिए कि कंजम्पशन बूम के कारण वो भूल चुके हैं कि गोल्ड जो है वो उनके एसेट है। वो एक तरह से सदियों से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बावजूद जो है आज जो देख आपने एक और एक फिगर देखा होगा जिसमें बताया गया है कि जो न्यू क्रेडिट जो ग्रोथ है लोन्स की, मतलब जो पहले 32% थी वो 13% हो गया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, कोलेट्रल रख के वो लोन ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो कोलेट्रल लोन में सबसे इजीली मिलता है वो गोल्ड लोन मिलता है। अब ये देखिए गोल्ड लोन जो है डिसबर्समेंट जो है सर जो है 94%। अमर जी ये एक तरह से आप सोच लीजिए घर के जो जेवर हैं अगर वो मार्केट में आ जाते हैं वो एक फाइनल चीज़ होती है। पहले लोग यूज़ करते थे कोई इमरजेंसी के लिए, पर आज अगर ये लोन यूज़ हो रहे हैं फॉर ट्रेवल, अपना कंजम्पशन के लिए, अल्टीमेटली क्या होगा, आप जब इसके अंदर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे बहुत लोग जो है डिफ़ॉल्ट करेंगे, और इसके कारण आप देखेंगे कि बहुत बड़ा क्रेडिट क्राइसिस भारत में आ सकता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि अल्टीमेटली लोन लेना चाहिए फॉर बिजनेस, फॉर रियल एस्टेट, तो कोई एसेट बनता है। पर यहाँ पर जी, तो आप देखिए कि एक तरह कार से के लोग, लिए, घूमने के लिए, हनीमून के लिए और मतलब हर चीज़ के लिए तो लोन ले रहे हैं लोग, लाइफ़स्टाइल के लिए लोन ले रहे हैं एक्चुअली इन हाँ तो शॉर्ट अगर बोला जाए। ये लाइफस्टाइल लोन एक तरह से इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब है, मेरा ये मानना है। और आगे जाके इसका इफेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी में मिल सकता है, एक बहुत हाँ। बड़ा क्रेडिट क्राइसिस जो मेरे ख्याल से 2028 या 2029 में आना लगभग तय है। अच्छा, देखिए यहाँ से एक सवाल उमेश जी मैं पहले आपके लिए कर देती हूँ, आप उसको फिर बेहतर तरह से एक्सप्लेन कर पाएँगे। जो ये सिचुएशन बन रही है, जिस तरह से लोगों की आदतें, ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, क्या जो भारत है, उसमें जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसकी कमी आती जा रही है और एक ये बड़ा मिसिंग लिंक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जिसका नतीजा हम आने वाले कुछ सालों में भारत की इकोनॉमी पे पड़ते हुए देखेंगे। मतलब एक हमारा सबसे बड़ा ये होता था कि हम फालतू खर्च नहीं करते, हम सेविंग करते हैं, हम गोल्ड, एसेट्स इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। उसके विपरीत वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं होती जा रही हैं। देखिए अम्बर जी सबसे बड़ी बात है कि पहले हम कैश में एक तरह से डील करते थे। कैश में जब पैसा जाता था ना तो लोगों को लगता था कि अरे यार पैसे जेब से मतलब गड्डी लेके आए जेब में और अभी कुछ भी नहीं ये है। बात तो मेरी जी आपने बिल्कुल सही की, मैं मार्केट जाती हूँ और फ़ोन से कितने पैसे खर्च हो जाते हैं रियलाइज़ भी नहीं होता। पहले मार्केट जाते थे कि 5, 10, 20 हज़ार रुपए डाल के गए। जब हाथ से नोट देते हैं ना तो दिल वो रहता है आपको अरे इतने पैसे खर्च हो गए। जब आप यूँ करते रहते हो ना, आपको सच में नहीं रियलाइज़ होता कि कितने पैसे खर्च हो गए। अम्बर जी यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जो है यूपीआई को, डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ तो कर रहे हैं, ईज़ तो हो गया है, इसके कारण लोगों की सेविंग्स कम हो चुकी है। सेकेंड आप ये देखिए कि पहले के जो लोग थे उनको मालूम था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स, पर आज तो लोग हर जगह मतलब बिना सोचे समझे इमीडिएटली ले लेते हैं। उनको मालूम है क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उस सारे क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर लेंगे। अल्टीमेटली आज तो आपने मज़े कर लिए, पर अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में ईएमआई तो भरना पड़ता था हमारे लेकिन टाइम उमेश में। जी, बात ये है ना कि पहले बहुत सिंपल लाइफ़स्टाइल होता था, कोई दिखावा नहीं होता। अब तो घर का इंटीरियर हर साल चेंज होता है, फर्नीचर, कपड़े हर हफ्ते लोगों के आते हैं। पहले साल में जो 2 बड़े त्योहार होते थे, ईद, दिवाली या घर परिवार में किसी की शादी पे कपड़े बना करते थे। अब तो हर हफ्ते लोगों की शॉपिंग होती है, हर मौसम, हर मौके के लिए हर चीज़ का कपड़ा, रात को सोने का, घर में पहनने का, लाउंज मतलब इतना ज़्यादा वैरायटी इतना है तो अगर किसी के पास कम होता है तो लोगों को लगता है लोग जज करते हैं, दूसरे को कम और छोटा नीचा समझते हैं। तो ऐसे में ये प्रेशर भी तो बढ़ा जिसकी वज़ह से लोग ऑफ कोर्स ये खर्चे बढ़ाते हैं अपने। देखिए भाई, जी, मुझे। देखिए अमर जी मेरा ये मानना है कि आज जो हमारा जनरेशन था वहाँ पर हमें सिखाया जाता था सेव, इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड, और आज तो स्पेंड एंड पे ईएमआई वो ट्रेंड आ चुका है।
एक और एक आप चीज़ देखिए कि आज जैसे मैंने बोला है कि डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण क्रेडिट अवेलेबिलिटी एक तरह से बहुत इजी हो चुकी है। और आप हुँ, ये भी देखिए कि जब आप अगर अगर आप देखेंगे पहले जो लोग थे जो 90s में थे, भारत के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थी। भारत का जब आईटी सेक्टर खुला था, लिबरलाइजेशन हुआ था, नॉलेज सेक्टर खुला था, तो लोगों को मालूम था कि अगर वो इंजीनियरिंग कर लेता है तो उसको एक तरह से कंफर्म जॉब मिल जाएगा। भारत के अंदर अगर आप एमबीएस कर लोगे तो आपको कॉरपोरेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगा। लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी थी। पर आज की डेट में देखिए कि जितने भी जो जॉब्स हैं जो हम सोचते थे कि अशोर्ट जॉब्स रहते थे, वो अब मिल नहीं रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एजुकेशन महंगी हो गई है, हेल्थ केयर महंगा हो गया है। आप ये देखिए कि एजुकेशन और कोचिंग माफिया ने एक तरह से बहुत बड़ा पैसा जो है जी। लोन लोन इनके लिए भी ले रहे हैं। और इसमें भी आप देखिए कि लोगों का जो हमारे जो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। आज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद होने की कगार पे हो चुके हैं और जो फंक्शन हो रहे हैं वो आधी कैपेसिटी पे फंक्शन हो रहे हैं। एमबीए सीट्स से अगर आप एमबीए कर लेते थे पहले तो आपको जॉब मिल जाती थी। अब वो जॉब मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका है। भारत के अंदर पहले बीपीओ कल्चर था, अब वो बीपीओ कल्चर भी खत्म हो चुका है। वाइट कॉलर जॉब्स जो है वो धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहे हैं, वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है। अब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। देखिए भारत के अंदर ये जो कंजम्पशन बूम आया है, ये जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोला है 30 साल में, तो उन लोगों का पैसा अभी काम हो रहा है, अभी जो अभी कमा रहे हैं। पर फ्यूचर में मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी सेविंग नहीं होने वाली, क्योंकि लोग एक तरह से सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। और हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है। इन्फोसिस जैसे कंपनीज उनको 25,000 रुपया देते हैं। इससे अच्छा तो लोग जो है वो या तो कैब ड्राइवर बन जाते हैं या कुछ स्विगी के डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, उससे ज़्यादा उसमें कमा लेते हैं, तो लोग वो काम करना पसंद करते हैं। इससे आप सोच लीजिए देश के अंदर एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट बूम आना चाहिए था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स, वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। देश की इकोनॉमी सिर्फ कंजम्पशन के ऊपर चल रही है। और कंजम्पशन के बूम कितने दिनों तक चलेगा, पुराना पैसा हुँ। कितने दिनों तक रहेगा। आज के बच्चों को अगर जॉब नहीं मिलेगा तो क्या फ्यूचर में वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। अभी तो जो जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं उसमें तो मुझे यही लग रहा है कि फ्यूचर में वो सेविंग्स करना उनको मन ही नहीं करेगा। अब जब सेविंग नहीं करेंगे तो वी विल बी कम्प्लीटली कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी। एक इंडियन इकोनॉमी डेट ट्रैप के अंदर जा रही है। जीडीपी का जो आपको पहले बता दिया 45%, 45.5% हाउस होल्ड डेट आ चुका है। ये बहुत बड़ा एक तरह से रेड फ्लैग है। और हुँ। बहुत जगह आपने देखा है कि गोल्ड लोन का सर्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अच्छा, जो ये जो उमेश जी डेट ट्रैप का जो ये हमारे सामने सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है वो सिर्फ़ मिडल क्लास के लिए है या पुअर फैमिलीज़ के लिए है? कौन इसमें फँस रहा है आपको लग रहा है ज़्यादा? देखिए मेरा मानना है इसके अंदर सब लोग फंस रहे हैं। क्योंकि क्योंकि इसके अंदर गोल्ड जो है सबके पास रहता है। हुँ, 94% सर्ज इन गोल्ड लोन्स मतलब आप सोच लीजिए इसका मतलब क्या है। हर जगह से हुँ, सब लोग जो है अपना गोल्ड प्लेज करके वो खर्चा कर रहे हैं, वो हनीमून पे जा रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो गाड़ी ले रहे हैं, वो जिम मेंबरशिप ले रहे हैं, वो एक मेंटेन के लिए, लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, लोगों को एक तरह से अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। देखिए इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम करोड़ों में है, 10 लाख लोग रहेंगे जिनकी इनकम करोड़ों में है। पर बहुत सारे लोग उन 10 लाख लोगों को देख रहे हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। आज एक 10,000 या 15,000 कमाने वाला भी 1.5 लाख का आईफोन यूज़ करना चाहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मगर मैं वो आईफोन प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, 17 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने एक तरह से उसका स्टेटस ले लिया है, मेरे बॉस का स्टेटस ले लिया है। तो ऐसी जो रिवेंजफुल, जो ये बोलते हैं रिवेंजफुल डिमांड है, पेंटअप डिमांड है, हुँ, तो इससे लोगों को जो मेंटालिटी शिफ्ट हुआ है, दिस इज़ अ हुँ। रियल कॉज ऑफ कंसर्न। और यहाँ पर हमें एक तरह से दिखावा है उसको कम करने की ज़रूरत है। लोगों को बोलना पड़ेगा आप अपना जो इम्पल्सिव बाइंग है वो बंद कर दीजिए। थर्ड, आप जितना हो सके अपने जो
बाइंग है उसको पोस्टपोन करिए, उससे आपके खर्चे कम हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड यूज करिए जिसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं लेकिन यहाँ पे कैशबैक। उमेश जी एक सवाल है आपसे, मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि बार-बार हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करें, लोगों को बताएँ कि ऐसा ना करें, फालतू खर्च ना करें, इस तरह का लोन ना लें, ज़रूरी चीज़ों पे खर्च करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि आरबीआई और जो रेगुलेटर्स हैं, उनको किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? तो चलिए हम जनरल अवेयरनेस के लिए कर देते हैं। कोई रेगुलेशन आपको लगता है कि कुछ होने चाहिए? ये जो प्राइवेट क्रेडिट अभी मिल रहा है ना, ये एनी टाइम इसके ऊपर लगाम लग सकती है। और आप देख सकते हैं लेंडिंग रूल्स जो हैं एनबीएफसीज के, जो वो एक तरह से धड़ल्ले से लोन दे रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक तरह से आरबीआई का निर्देश आ सकता है। आरबीआई इसके लिए मॉनिटर कर रही है। ये एक तरह से स्ट्रिक्ट जो कदम है जो मैं बोल रहा हूँ, जो आरबीआई ले सकती है। ये रिपोर्ट इसके लिए निकाली जाती है कि सारे जो एनबीएफसीज है, बैंकिंग सेक्टर है, आरबीआई की रिपोर्ट को एक तरह से एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न नोट करके जो जितने भी स्टेप्स है, जो रेक्टिफिकेशन स्टेप्स है, वो अपने सिस्टम में एक तरह से अपना ले। अगर वो नहीं करेंगे, इनका एनपीए बढ़ता रहेगा। अंबर जी, मैं आपको बता देता हूँ, देश के अंदर जो एजुकेशनल लोन है ना, वो 1 लाख करोड़ के आसपास है, 1 से 1.25 लाख करोड़ के आसपास है। उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट है ना, वो 9% हो चुका है। देखिए, जनरली जो लोन का जो डिफ़ॉल्ट रहता है 3 to 4% रहता है, पर एजुकेशनल लोन 9% के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को जॉब नहीं मिल रहे। पहले क्या, अगर किसी को किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, उसको वो बैंक्स को मालूम रहते थे कि इसका पैसा जाने वाला नहीं है, जॉब मिल जाएगी, जैसे भी जॉब मिलेगा ये लोन चुका देगा। आज वो भी स्थिति एक तरह से प्रॉब्लमेटिक हो गई है। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, उसको इंडस्ट्री अलाइनमेंट लेके आना पड़ेगा, देश के अंदर इंटर्नशिप्स बढ़ानी पड़ेगी, अप्रेंटिसशिप बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी में 25% ग्रोथ देता था, 25% उसका हिस्सा होता था, अब वो 17% हो गया है, 8% गिरा है। और इसका मेन रीज़न है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सारी इंडिया के बावजूद भी 8% गिरा है, क्योंकि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर असेंबल करते हैं, वैल्यू एडिशन के नाम पे उसको हुँ, वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके जी, अलावा कुछ, इसके अलावा मैक्सिमम कुछ नहीं हुआ है। अब भारत बिल्कुल। सरकार ने पीएलआई स्कीम दी है। पीएलआई स्कीम के अंदर कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ेगी। और जब ये कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग जब भारत के अंदर चालू होगी, तब भारत का इंपोर्ट कम होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, और तब हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। पर इसको होने में 2 से 3 साल लगेंगे। भारत के अंदर हुँ, सोचिए, 67% हमारी जो पॉपुलेशन है, इट इज़ बिलो द एज ऑफ 35, और उनके पास जॉब्स नहीं है। उनके पास आज, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो डिग्रीज है उसकी वैल्यू नहीं रह चुकी है। और जी। बहुत ज़्यादा लोग तो ये बोल रहे हैं कि बीटेक और एमबीए अब अनएम्प्लॉयबल तो है। उमेश जी सिर्फ़ जो स्किल है उसका ज़माना है, क्या काम आपको आता है, हाथ की कला, दिमाग आपका किस चीज़ में चलता है वही है। अब तो मतलब डिग्रियाँ तो अब रद्दी हो गई हैं आज के ज़माने में ऑनेस्टली, और मुझे लगता है कि आगे चल के पूरा एजुकेशनल सिस्टम भी सरकारों को बदलना पड़ेगा, और मुझे लगता है बदलना भी चाहिए, जो कि समय की माँग भी है। अंबर जी, मैं खैर इसमें एक और एक ऐड करना चाहूँगा। छात्रों को सबसे बड़ा गुस्सा वो आ रहा है, उनको जॉब्स भी नहीं मिल रहा है, और एग्जामिनेशन जैसी नीट होती है, मैं या समझती हूँ फिर, बिल्कुल। और अब जितनी भी इतना कितना खर्च होता है पढ़ाई में, सोचिए कि आप 20-22 साल तक बच्चों पे पैसा लगाते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं आजकल के स्कूलों की भी फीस लाखों रुपए में है। दिल्ली जैसे शहर में एक-एक बच्चे पे लाखों रुपया महीने का खर्च होता है। तो ऐसे में एक उसके बाद फिर बच्चों को काम ना मिले, एक सही डायरेक्शन ना मिले, तो कहीं न कहीं बच्चे हताश और निराश हो जाते हैं। खैर, वो तो होते ये ही तो हैं। कोई जी, वो मैं आपको इसी में लेके आ रहा था, इसका रीज़न बताता हूँ क्या होता है। बच्चा जो है 20-22 साल तक अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, डिग्री के बाद वापस वो एग्जामिनेशन देता है, जैसे यूपीएससी, उसके अंदर 4-5 साल लगा देता है। 27 से 28 साल की उम्र के बाद अगर यूपीएससी में उसका नहीं होता है, तो वो रिजेक्टेड हो जाता है। भारत के अंदर ऐसी डिग्रियां, ऐसे कोर्सेस, जो एजुकेशनल माफिया है, इनके ऊपर लगाम लगानी ज़रूरी है। ये बिल्कुल। पूरी ये जो कोचिंग माफिया जो इंडस्ट्री है, जी, इसकी जो टोटल जो इनकम जो वैल्यूएशन है वो 40 लाख करोड़ की है। आप जी। सोचिए,
देश के अंदर फिजिक्स वाला हो, ये सब लोग करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। और ये जितने बिल्कुल, भी कोचिंग सेंटर्स है, ये पूरा पैसा खा रहे हैं माँ बाप का। एक और एक चीज बिल्कुल, मैं बोलना चाहता हूँ कि भारत के अंदर स्किल की जॉब, जैसे आपने बोला है, स्किल्स देने की जरूरत है। इंडस्ट्री को एक तरह से आपको इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि उनको क्या स्किल सेट्स की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल, भारत को आप एविएशन सेक्टर बनाना चाहते हो, पीएलआई सेक्टर, मतलब आप सेमीकंडक्टर्स की इतनी दे रहे हो, पर अगर आप पूछो मार्केट में कि आपके पास वो स्किल है क्या, वो इकोसिस्टम है क्या, किसी के पास वो स्किल नहीं है। आज बिल्कुल वो एरोटेक, इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा एक मज़बूत इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए युवाओं को और सभी वर्गों को आपको इसमें आगे लाकर जोड़कर रखना पड़ेगा और वैसे भी हम कहते हैं कि एक मज़बूत इकोनॉमी जो है, वो सिर्फ़ जीडीपी से नहीं बनती, एक स्ट्रॉन्ग हाउसहोल्ड बैलेंस शीट से भी और वो बनाई जाती है और साथ ही अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो क्रेडिट है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोन प्रोडक्टिव एसेट बनाए, तो वो डेवलपमेंट है, लेकिन अगर वो लोन सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल को लेकर फाइनेंस करे और सेविंग्स को ख़त्म कर दे, तो वही जो है वो क्रेडिट धीरे-धीरे डेट ट्रैप बन सकता है। तो आज जो हम मिडल क्लास की बात कर रहे हैं और सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, मिडल क्लास की या फिर आम जो लोग हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो उनकी सैलरी नहीं बल्कि उनकी सेविंग्स होती हैं और फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस की पहली सीढ़ी अ, आती है, वो इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है, अननेसेसरी बोरोइंग से नहीं। तो ये इस तरह के अननेसेसरी बोरोइंग्स, लोन जो हैं, वो आपके डेट ट्रैप की तरफ लेकर जाते हैं। याद रखिए, ईएमआई कभी भी इनकम का सब्स्टिट्यूट बन सकती हैं। वेल्थ तब बनती है, जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप सिर्फ़ बैंक के लिए काम करते रहें और कमाते रहें, आपकी पूरी सैलरी बैंक की तरफ जाती रहे। ऑफ़ कोर्स लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, हेवी इंटरेस्ट होते हैं, तो सालों तलक तो आप इंटरेस्ट देते रहते हैं। दोस्तों मैं हूँ ज़ैदी, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उमेश जी बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। मैं हूँ ज़ैदी, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, जय भारत।